अस्सलामुअलैकुम, आदाब। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं चाय ख़ाना में एक बार फिर आपके सामने हाज़िर हूँ और आज का शो मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत जज्बाती होने वाला हूँ, क्योंकि आज के शो में मैं जिस शख्सियत से गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उनसे गुफ्तगू नहीं कर रहा, मैं अपने बचपन से रूबरू हो रहा हूँ। मैं अपने बचपन के दिनों से मिलने जा रहा हूँ, मैं उनसे मुकालमा करने जा रहा हूँ। जिस ज़माने में मेरी नस्ल के लोग जो जिनका बचपन था, उस वक्त इंटरनेट नहीं था, उस वक्त टेलीफोन, ये मोबाइल जो थे ये नहीं थे, तो हमारे बचपन में ले दे के एक दो चैनल थे। पहले पीटीवी था और पीटीवी के बाद फिर एसटीएन, एनटीएम, ये एक दो चैनल आए और इन्होंने जो कुछ दिखाया वही हमारी बचपन की इंटरटेनमेंट थी, हमारी यादें थीं और उन यादों को हमने आज तक सीने से लगा रखा है। तो इन चैनलों के ज़रिए जिन लोगों ने इसमें आउटपुट डाला, अपना कंट्रीब्यूशन डाला, वो लोग हमारे समझ लें बचपन का मोहसिन हैं। आज एक ऐसी ही शख्सियत जो म्यूज़िक के शोबे से हैं और मैं समझता हूँ मेरे और आपके मोहसिन हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी हसीन बचपन की यादों में इजाफ़ा किया। तो बग़ैर किसी तमहीद के मज़ीद गुफ्तगू के ज़रिए आज उनको जानने की कोशिश करेंगे और 90 की दिहाई में पहुँचने की भी कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ पाकिस्तान के 90 की दिहाई के एक बेहतरीन और सुपर बैंड जज़्बा बैंड के लीड सिंगर, गिटारिस्ट, म्यूज़िशंस और सबसे बढ़कर एक ख्वाब देखने वाले ख्वाब देखने वाली शख्सियत हमारे साथ हैं, नदीम नासिर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। नदीम भाई? ठीक हैं? वंडरफुल, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग भाई मी। आपसे बहुत बात शुक्रिया। करना बज़ाते ख़ुद मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मैं जो है ना कोई अपने से बड़ा शो कर रहा हूँ। आप इस अरे कदर मेरे लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतने सालों के बाद मुझे दोबारा यहाँ पे बुलाया। यहीं से हमारे शुरुआत हुई थी सही कैरियर की, बात है फ्रॉम दिस चैनल बेसिकली। सही बात है। 90 की बहुत शुक्रिया। दिहाई के जितने म्यूजिशियंस हैं, जी बनी हाँ। भाई भी जब यहाँ आए ओह तो यस। हमने उनको इंटरव्यू किया तो वो यही बता रहे थे, इस तरफ मेरा ऑफिस था जी और हाँ। इस बिल्डिंग में हम घूमते थे। यस तो ये इंडस म्यूज़िक हुआ करता था जहाँ आज जी टीवी यस। है या और आप लोगों का तो ये बिल्कुल समझ लें दूसरा घर दूसरा था। घर था, दूसरा घर था। सही बात, जी सही हाँ। बात। तो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ कर रहे हैं सिवाय म्यूजिक के। ये बड़ी तकलीफ दे जुमला बोला आपने, जी हाँ, सिवाय बहुत म्यूज़िक। दिल दुखा हुआ है जी, यही बताने आया हूँ आपको आज। क्यों? ऐसा क्यों? और ये मेरी बहुत सारे मेरे जैसे कहते हैं कि हम म्यूजिशियंस की भी आवाज़ है, बिकॉज उन्होंने वो भी अगर मुझे देख रहे होंगे तो वो भी सोच रहे होंगे कि यस 29 ईयर्स अगो हम लोग मिल के एक चीज़ की थी। बिल्कुल एक बहुत खूबसूरत जर्नी शुरू हुई थी शुरू हुई थी। और पाकिस्तान के अंदर एक इतना बड़ा इनकलाब आ सकता था कि आज पाकिस्तान शायद सबसे बड़ा टैलेंट सप्लायर होता है एशिया का, बल्कि दुनिया का। और जो इतनी खूबसूरत शुरुआत हुई, कुछ गज़नवर साहब जैसे पायनियर्स ने जी, एक बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया उस बिल्कुल, वक्त। बिल्कुल। और जहाँ उस वक्त ना इसमें पैसा ज़्यादा था, ना बिजनेस वेंचर भी इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, क्योंकि हमारे पास कोई इंस्टीट्यूट्स नहीं है सिखाने के। तो जिसने करना था वो घर के ऊपर टेबल बजा के ही सीखना था। सही बात। कॉलेज की या स्कूल की कैंटीन पे टेबल बजाना था, घर वालों ने उसको देखना था कि ये कुछ बजाने की कोशिश कर रहा है, तो उसके ऊपर फिर हमारे बड़े मखसूस किस्म के कुछ अल्फाज हैं ठीक जो है। हम म्यूजिशियंस के लिए हमारे माँ बाप सबसे पहले अपने बच्चों को दे देते हैं, वो मैं बोलना नहीं चाहता। अच्छा, ठीक है। तो वो वाले अल्फाज बच्चों को सुनने को मिलते हैं कि तुम तो ये बन रहे हो, ये बन रहे हो। या तुम तो अब उनके साथ बैठ के ये तुमने शुरू कर दिया है, ये क्या कर रहे हो तुम ये। वो सारे चैलेंजेस और उनको भी अबूर किया। और उसके बाद उन चैलेंजेस के बाद जो सबसे बड़ा पॉइंट है खुरम भाई, वो ये है कि उस जमाने में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वर सो एक्सपेंसिव। जी। एक तो पूरे कराची के अंदर एक दुकान, होए होए होए। सही बात। उसके बाद जनाब उस मुंह मांगी कीमतें। जी, फिर कुछ कोई ले आया सेकंड हैंड, कोई थर्ड हैंड कोई चीज़ ले आया, उससे बहुत भाग दौड़ करके, बहुत ज़्यादा बहस मुबाहिसा करके तो एक गिटार खरीदा जाता था। हाय हाय। और सारे, अब ये मैं बात कर रहा हूँ जब, अभी तो आई एम एन ओल्ड मैन नाउ, लेकिन उस वक्त 21-22 ईयर्स की जब हम एज में थे, हाय हाय। 29 ईयर्स हो गए जागो को आए हुए। वाह। तो 29 ईयर्स अगो आप देखेंगे कोई सिखाने वाला नहीं है, कोई स्कूल नहीं है कि जो हमको सुर सिखा दे, कोई हमें कीबोर्ड सिखाने वाला नहीं है कि ये कैसे बजता है, ये कॉर्ड्स क्या होते हैं। उफ। ना एक टैबलेचर नजर आ रहा है, गूगल पे हमने जाके टैब लिखा और टैब आ गया। हमें सिर्फ कैसेट लेनी है, हमें उसे सुनना है, हमने उस पर कान धरना है और हमने उसको बहुत गौर से सुनना है कि ये अंग्रेज गा क्या रहा है, क्या कह रहे हैं? और ये पीछे जो बज रहा है बेस लाइन ये क्या बज रही है, और ये गिटार क्या बज रहा है, ये कॉर्ड था कौन सा। उफ।
नोबडी नोज। उस हंगामे में बैंड्स बाहर आए। देखिए, मोहम्मद अली शेखी, आलमगीर साहब, आई सल्यूट देम एंड आई विल ऑलवेज रिस्पेक्ट देम। क्या बात है वाकई, क्योंकि वो ना होते तो हम ही ना होते। बिल्कुल। हमने तो मोहम्मद अली शेखी को और आलमगीर को, जोएब और नाजिया को देखा, तो हमने उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए कि वंडरफुल। उसके बाद व्हाट वाइटल साइंस डिड, आपके सामने है, सल्यूट टू देम। जुनून, वर्ल्ड फेमस। बिल्कुल। आवाज़ डिड ग्रेट इन देयर करियर, और अभी भी आवाज़ स्कैटर हो गया लेकिन वो अभी भी दे प्लेइंग। तो उसके बाद बहुत बड़े बड़े नाम आए सामने। सीक्वेंसर्स आया, फ्रिंज बेनिफिट्स आया, कोलाज आया, ये सब मेरे दोस्त ही थे। माइलस्टोन्स आया, जबरदस्त। कैंडी वाज अ ब्यूटीफुल सिंगर, ब्लूज की सबसे अच्छी सिंगर थी। देखें, आपने कैंडी का नाम लिया, कैंडिडा परेरा, शी वाज अ फैबुलस ब्लूज सिंगर ऑफ पाकिस्तान, नहीं एशिया। बेशक। लेकिन वो सिस्टम से इस तरह परेशान और नाराज हुए लोग जी, कि मैंने बहुत सारे टैलेंटेड म्यूजिशियंस को पाकिस्तान से भागते देखा है। आप यकीन कीजिए, फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स, आमिर जकी का एक जी, बड़ा गमनाक अंजाम बिल्कुल। क्यों हुआ, हम ये म्यूजिक की माफिया ने किया उनके साथ। अब मैं आपको खुरम भाई ये बता, आपने अभी मुझसे सवाल तो ये नहीं पूछा कि ये कैसे हुआ, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि ये सब मैं जानना चाहता हूँ। गाना एक कमरे में दिमाग के अंदर बैठकर एक गाना लिखा जाता है। एक जॉबलेस बच्चा है, उसने अभी अभी कॉलेज स्कूल पार किया है जी, उसके पेरेंट्स उसकी नौकरी के पीछे लगे हुए हैं, उसके, या वो बिजनेस कराना चाहते हैं, अगर वो बिजनेस तबके से ताल्लुक रखता है, वो नौकरी कराना चाहते हैं, और वो छुप के बाथरूम के अंदर बैठ के अपना इंस्ट्रूमेंट प्रैक्टिस करता है। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने किया है सही कि उनकी आवाज बाहर ना जाए इंस्ट्रूमेंट की, छुप के गाड़ियों में छुपाए हैं, छतों पे छुपाए में, अब्बा ना देख ले। उसके दरमियान में उसने पूरा गाना कंपोज भी किया, वाह, उसने शायरी भी की। क्या क्या जज्बा और कैफियत है ये जी, क्या उसने शायरी भी की, उसने गाना भी लिखा, और बेहतरीन गाना लिखा, बेहतरीन उसने शायरी की। उस बेचारे को म्यूजिक के अंदर वो थोड़ा सा वीक था, क्योंकि जाहिर बात है ये एक इल्म है जनाब, बिल्कुल, और ये हर कोई नहीं बन सकता। ये एक इल्म है, शौक होना चाहिए, गॉड गिफ्टेड भी बंदे को थोड़ा बहुत होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। और इसमें जरासीम होना चाहिए आप में कि तड़प होनी चाहिए कि आई एम एन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट की तड़प अलग होती है, आर्टिस्ट अलग किस्म के लोग होते हैं। आर्टिस्ट बहुत जरूरी है किसी भी मुल्क के लिए, वो सॉफ्ट इमेज बनाते हैं आपके मुल्क का। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कोई कोह पहमा है, या कोई बहुत अच्छा आर्टिस्ट जिसने पेंटिंग बहुत अच्छी खिलाड़ी है, हमारे यहाँ खिलाड़ियों को, खासतौर पे क्रिकेट को ग्लैमराइज किया गया ना सर उसको। हमको 90s के दौर के अंदर एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, बहुत सारे म्यूजिशियंस आए, एक टॉप 10 चार्ट्स शुरू हुआ, उसमें लोगों ने जाकर स्टूडियोज में अपने गाने रिकॉर्ड कराए। स्टूडियोज ने उनको पहले वेलकम किया जी। स्टूडियोज के पास काम था नहीं उस वक्त। जब नया नया बूम आया, वो तो सिर्फ बहुत ही कमर्शियल और प्राइवेट चीजें रिकॉर्ड किया करते थे, ज्यादातर गजल, ज्यादातर फोक करते थे। अब पॉप आया उनके पास, हम जैसे रैप आर्टिस्ट भी गए, हम रैप वैप करके इंस्पिरेशंस लेके गए। अब इंस्ट्रूमेंट्स की बात आई, इंस्ट्रूमेंट्स बहुत महंगे थे उस वक्त, लाखों रुपए में वो थे। सही बात। तो वो कहीं ना कहीं से जमा पूंजी करके इंस्ट्रूमेंट्स लाए। 3 लड़के उन्हें पैसे मिलाए, 4 लड़कों ने पैसे मिलाए, दे बॉट एन इंस्ट्रूमेंट। अब वो किसी एक के घर में छुपा दिया। ठीक, पेरेंट्स को ये बता रहे हैं सिर्फ हॉबी है जी, हम तो नौकरी ढूंढ रहे हैं, हम तो वो मास्टर्स की पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं, हाँ मैं यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने जा रहा हूँ, मगर वो जा रहा है स्टूडियो, वो जा रहा है कि मैं लिख सकता हूँ यार, देखो मैं ये बजा सकता हूँ। लिख भी रहे हैं लड़के, बजा भी रहे हैं लड़के, किसी तरह पैसे दे के अपना स्टूडियो में गाना भी रिकॉर्ड करवा रहे हैं। उसके बाद वो स्टूडियोज में जाकर गजनफर साहब और दूसरे चैनल्स को कह रहे हैं हमारा वीडियो बना दो, कह रहे हैं जी बिल्कुल आओ बेटा बनाओ, वीडियो बनाओ। वीडियो भी बन रहा है उनका, आसानी से बन रहा है। सही। जागो वीडियो में थोड़ा सा कबाहत हुई थी शुरू में, मेरा अपने वीडियो की बात बताऊंगा। सही। तो आपका सबसे फेमस ट्रैक है ये जागो, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम जब मैं आई यूज्ड टू वर्क, मैं जो जज्बा का जो मेरा ओरिजिनल, मेरे जज्बा की 3 लाइनअप्स रहे, ठीक, और वो तीनों के तीनों लाइनअप सिस्टम का शिकार हो गए। बेसिकली दे वर ट्रेमेंडस पीपल। अगर वो मुझे देख रहे हैं तो मैं उन सबको बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। सही। और शायद उन्होंने भी मुझसे कुछ सीखा होगा, लेकिन वो बेचारे, मैं कहूँगा कि पुअर पीपल, वो बहुत अच्छे म्यूजिशियंस थे, लेकिन उनको हालात ने कुछ और, अब वो कर रहे हैं, म्यूजिक नहीं कर रहे, कुछ और कर रहे हैं। तो हम लोग एक यूज्ड टू वर्क फॉर द इंटरनेशनल ड्यूटी फ्री शॉप्स में हम काम करते थे, वहीं पे हम लोग मिले
और मुझसे ये कहा गया मेरे जो बैंडमेट्स थे कि यार कुछ गाना लिखते हैं, वो म्यूजिक चैनल चार्ट चल रहा है आजकल, तो उसके अंदर यार हम लोग ने कुछ करें, अगर तुम इतना अच्छा कीबोर्ड बजाते हो, क्योंकि मैं खड़े होकर कीबोर्ड बजाता था। तो मैंने कहा यार मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं कमर्शियली जाके कुछ करूँ, मैं बजाऊंगा क्या। उन्होंने बोला यार आप कुछ तो लिख के ले आओ, कुछ तो करें। तो आई रेड दैट मैगजीन कश्मीर क्रॉनिकल्स। अच्छा। इट वाज टेरिबल टू रीड। उसके अंदर जो पिक्चर्स थी, जो कश्मीरियों पे जुल्म कर रही थी इंडियन भारतीय फौज, जी। वो यानी कि वो आम आदमी, अभी मैं देख लूंगा, आपको दिखाऊंगा, नाइटमेयर्स आएंगे आपको, जो एक्चुअल तस्वीरें खींची हुई थी उसके अंदर, और बहुत बड़ी बड़ी जुल्म की उसमें दास्तानें थी जो किसी साफी ने लिखी हुई थी, और तस्वीरें थी, कलर तस्वीरें थी उसके अंदर, बड़ी कैंडिड किस्म की। वो मैगजीन देख के अब यकीन कीजिए, मैं 2-3 दिन मेरे सर पे बहुत उसका असर रहा, उन तस्वीरों का, उन कहानियों का। वो कहानियां इतनी ग्राफिक हैं कि वो मैं टीवी पे भी नहीं बता सकता आपको। सही। जो खवातीन के साथ करती थी भारतीय फौज, या कर रही हो अभी भी, वो बहुत असर रहा दिल पे। अब ये अल्लाह की तरफ से होता है। बिल्कुल। तो आई स्टिल हैव दैट पेपर, अभी मेरे पास वो नहीं है जिस पे मैंने डायरी खोली। अच्छा। एंड आई सेट डाउन एंड आई स्टार्टेड राइटिंग दिस सॉन्ग। ठीक। और मैंने जब ये गाना लिखा, इसमें एक भी, बहुत सारे गाने लिखते हैं आदमी, बहुत बड़े बड़े शायर उसको काट देते हैं, वर्ड को, ठीक है, लाइन काट देते हैं, यार ये नहीं अच्छी लग रही, दूसरी लिखते हैं। मेरे साथ भी बहुत हुआ, मैंने बहुत गाने लिखे लाइफ में, मोर देन 500 सॉन्ग्स आई हैव रिटन। अच्छा, एंड लॉट ऑफ कंपोजिशंस आई हैव डन, हर तरह के जॉनरा के अंदर मैंने फिर ट्राई मारी जाके कि ये कैसे होता है। ठीक। तो गाना लिख दिया, गाना लिख दिया। छोटा सा कीबोर्ड था, खिलौना टाइप का। अच्छा। और वो खिलौना कीबोर्ड ही होता है, सेल डलने वाला। ठीक। उसके ऊपर ही मैंने उसको कंपोज कर दिया। अरे वाह। और अपने दोस्तों को सुनाया, दे लाइक्ड इट। देन आई वेंट टू द स्टूडियो में गया, उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है भाई, तुमने कुछ ले आए हो, और चलो बजा दो, रिकॉर्ड हो गया, हमने गा दिया। गजनफर साहब के पास आए, तो गजनफर साहब ने मुझे बहुत खूब मोहब्बत से वेलकम किया, क्योंकि वो नए टैलेंट को बुला रहे थे और वो वेलकम कर रहे थे, क्योंकि वो एक बात है, वो गॉडफादर हैं। सही बात। तो वो हमको मोहब्बत से वेलकम कर रहे थे। तो उनके उस वक्त असिस्टेंट हुआ करते थे यासिर अख्तर साहब। अच्छा। ही इज अ वेरी फेमस गाय ना, चांदनी वाले। जी, यासिर अख्तर। एरिड जोन उनके बैंड का नाम, एरिड जोन। था। बहुत एनर्जेटिक जी पर्सन, बहुत अच्छा सिंगर, जबरदस्त डांसर। वाह। और यासिर अख्तर वाज द थिंग, हैंडसम गाय। क्या बात है। तो नदीम भाई, अगर ये जो आपका मूवमेंट है जिसमें आप बता रहे हैं, गजनफर साहब से आपकी बात हो रही है, अगर हम एक वक्फा लें और वापस आके यहाँ से गुफ्तगू को जोड़ें, तो ताकि मैं चाह रहा हूँ वो रिदम बरकरार रहे। थैंक यू। तो नाजरीन, आज आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, नदीम नासिर हमारे साथ हैं। 90 की दिहाई का एक मारूफ बैंड जज्बा बैंड, ऊंचाई, बुलंदी और बहुत शोहरत के पीछे क्या मेहनत, क्या तारीकी, क्या स्ट्रगल और तड़प होती है, क्या महरूमियाँ होती हैं, आज की गुफ्तगू बताएगी। अभी हाजिर होते हैं वक्फे के बाद। जी, बात हो रही है नदीम भाई से, नदीम नासिर, जज्बा बैंड और 90s का दौर, और यादें हम ताज़ा कर रहे हैं। यादें बहुत सारी हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम समेट सकें आज की गुफ्तगू में। तो नदीम भाई, आप बता रहे थे आप जब इस सिलसिले में, म्यूज़िक के सिलसिले में पहुँचे, इंडस म्यूज़िक, इस जगह जहाँ आज हम बैठे हैं, तो फिर वहाँ आपकी मुलाकात यासिर अख्तर से हुई, जो ऑफिशियली गजनफर साहब की तरफ से देखते। तो फिर आगे की क्या कहानी? एक्चुअली उस वक्त कंबाइन कहीं और था। ठीक है। तो यासिर भाई ने मेरा गाना, उस वक्त छोटा सा टेप रिकॉर्डर होता था उनके पास ही, उन्होंने मेरा कैसेट लगाया, उन्होंने बोला कि सॉरी, अच्छा, ये रैप गाने वगैरह का सीन नहीं है हमारे पास। कोई मेलोडी गाना लाओ, कोई रोमांटिक गाना। उन्होंने मुझे जानना भी बता दिया, उन्होंने मुझे, यानी कि ही डिक्टेटेड मी कि तुम किस तरह के म्यूजिशियन होने चाहिए। ओके। जो तुम करना चाहते हो वो हम नहीं सुनना चाहते। तो बहुत दिल टूटा, अच्छा, मायूसी हुई बहुत, क्योंकि बड़ी मेहनत की थी, अपनी तनख्वाह जोड़ के हमने रिकॉर्डिंग की थी। हम निकल रहे थे बाहर, तो गजनफर साहब सॉ मी, आई वाज वॉकिंग आउट, तो ही सेड के भाई इधर आइए। कहाँ जा रहे हैं आप? मैंने कहा जी वो सुनाया उनको गाना, उनको समझ नहीं आया। उन्होंने बोला मुझे सुनाइए। अच्छा। और दिस इज अ ट्रू फैक्ट। तो उन्होंने अपनी खुद से गाना सुना पूरा मुझे सामने बिठा के। और उन्होंने यासिर भाई को बुला के बोला कि यासिर, इनका वीडियो लाइन अप कीजिए। अच्छा।
तो यासिर ने बोला रियली? उन्होंने बोला जी हाँ, इनका वीडियो लाइनअप कीजिए, स्टोरी बोर्ड कोई है आपके दिमाग में? मैंने कहा जी मैं चाहता हूँ कि ये कश्मीर के इसमें क्लिप्स डाले जाएं। तो यासिर सेट के मुझे तो नहीं लगता ये कश्मीर पे गाना, अच्छा आपने तो एक दफ़ा भी कश्मीर नहीं बोला इसमें। अच्छा। मैंने कहा बोलना नहीं था मुझे इसमें कश्मीर, ये बहुत अलग किस्म की शायरी है। उसने बोले खुद की है आपने शायरी? मैंने कहा जी। उसने बोले अच्छा, लग तो नहीं रहा कि आप शायर टाइप के हैं, आप तो बड़े डैंडी किस्म के। मैंने कहा जी वो मैं लिखता हूँ, मैंने किए। अल्लाह अल्लाह करके जी वो वीडियो बन गया, आपके सामने वो हिस्ट्री है, 29 ईयर्स हो गए। फिर जिधर भी दुनिया में मैं गया, हर आदमी ने मुझे मेरा ही गाना सुनाया ऐसा ही है गा के, तो वो बड़ी इज्जत मिली। सही बात भाई। देखें, एक आपके सामने ये बैठा हुआ है एक खाकसार कि मैंने अपने स्कूल का टैबलो किया तो उसमें हमने ये गाना इस्तेमाल किया। मतलब देखें ना, मैं खुद इस चीज़ का गवाह हूँ ना। आप यकीन कीजिए, एक टैबलो में मुझे नदीम जाफरी भाई ने बुलाया, मेट्रोपोल पे हो रहा था वो स्कूल का। अच्छा। और मैं आई वाज जस्ट देयर, मैं ऐसे मिलने गया नदीम जाफरी साहब से। मैं वहाँ पे सिर्फ बैठा हूँ, एंड बच्चे वो सब जागो के ऊपर जी वो पूरा एक टैबलो किया उन्होंने। जी। तो मुझे आप यकीन करें खुशी भी हुई, लेकिन मुझे अफसोस भी हुआ। अच्छा, अफसोस क्यों? अफसोस क्यों हुआ कि वहीं से मैं गुज़िश्ता से पेवस्ता करता हूँ कि म्यूजिशियंस बड़ी ही मुश्किल से अपना गाना रिकॉर्ड कराते थे, बहुत मुश्किलात से। क्योंकि मैंने आपको जैसे कहा ना, गूगल है ना, इंटरनेट है, कुछ भी नहीं था। हमने खुद अपने दिमाग से किया, बहुत महंगा इंस्ट्रूमेंट खरीदा, बहुत महंगे स्टूडियो में जाके रिकॉर्डिंग की, माँ बाप से भी छुपना पड़ रहा है, बहुत सारे लोगों को इजाजत नहीं थी घर से कि आप ये करो। और फिर आप जाकर अपना वीडियो भी बना रहे हो। वीडियो बनाने के बाद आपका एक कैरियर शुरू होता है कि भाई मेरा वीडियो हिट हो गया, ठीक है, मेरा गाना लोगों ने सुन लिया, लोग अब आपको बुला रहे हैं, इधर आओ बजाओ, उधर उधर जाके बजाओ। कभी जिंदगी में मुझे कॉन्सर्ट के पैसे नहीं मिले। नहीं करें यार, कभी भी। कभी जिंदगी में मुझे कॉन्सर्ट के पैसे नहीं मिले। आज मैं ऑन एयर बता रहा हूं आपको, ऑल माई लाइफ आई प्लेड फॉर फ्री। शायद मुझे किसी ने या मेरे बैंड को, और मेरे साथ और बाकियों के साथ भी, हाँ, जो आपके साथ के, जो मेरे साथ के, यानी आप दूसरी पीढ़ी थे ना, पहली पीढ़ी की अब तो आपने नाम लिया जी, जो रिनाउंड भी हुए, नामी ग्रामी हुए, पैसे भी कमाए उन्होंने, मोहम्मद अली शैकी से शुरू करें और नाजिया ज़ुहैब से। और लेकिन जो दूसरी पीढ़ी थी जिससे आप हैं, यानी ये हमने आसानी के लिए इसको 2 दर्जों में बांट दिया। तो ये जो दूसरा दर्जा है जिसमें आप लोग और आपके साथ के जो लोग आए, क्या मतलब उनको सीरियस नहीं लिया गया? सीरियस नहीं। एल्बम आपका भी लॉन्च हुआ उसी कंपनी से हुआ। एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि पहले तो वो कम थे। देखें, फैमिली बैकग्राउंड मैटर कर रहा था उस वक्त भी, अभी भी कर रहा होगा, उस वक्त ज्यादा कर रहा था। फैमिली बैकग्राउंड इन द सेंस ये कि इफ यू आपकी फैमिली पीछे से फाइनेंशियली पैसे वैसे अच्छे हैं तो प्रोटोकॉल में उन्होंने आपको अपने बच्चे को, उन्होंने अपने आर्टिस्ट अगर फैमिली, उन्होंने उसे कबूल भी किया। अच्छा। और उन्होंने उसके ऊपर पैसा भी लगा दिया। अच्छा, कि बेटा कोई बात नहीं, आप अपने एल्बम बनाओ, ये लें आप कुछ पैसे ले लें, अपने एल्बम भी बनाए, वीडियो भी बनाए। तो वो बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने फैमिली की सपोर्ट से वीडियोस भी बना लिए और स्ट्रगल कर, वो सर्वाइव कर गए। ठीक है। तो कुछ ऐसे भी थे कि जिनको तो फैमिली की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं थी, बल्कि ज्यादातर ऐसे ही होंगे, ज्यादातर 90% ऐसे ही थे। और छुप रहे थे, माँ बाप की नाराजगी बर्दाश्त कर रहे थे अपने, यानी कि आउट कास्ट कर दिया गया था उनको अपनी फैमिली के अंदर। और हम, मेरे ही बैंड के जो मेंबर्स थे, उनके पेरेंट्स मुझे बाज़-औक़ात घर पे बुलाकर बड़े बड़े लंबे लंबे लेक्चर देते थे कि तुम्हारी वजह से हमारा बच्चा बिगड़ भी गया है, और ये हर वक्त ये बाजे में बैठा रहता है, यार जाओ कोई नौकरी पे लगो, ये क्या काम तुम लोग ने शुरू कर दिया है। हाय हाय। तो हम कहते थे नहीं आप वीडियो देखिए ना, हम तो नंबर 1 पे हैं जी। 3 वीक से अपने जोरे बाजू पे हम नंबर 1 पे हैं। आपका 13 वीक गाना रहा नंबर 1 पे एमसीसी में। एग्जैक्टली, मुझे याद है। तो हमने कहा जी खुद किया हमने, ये किसी की जुगाड़ नहीं, हमने किसी से फोन नहीं करवाया कि नंबर 1 पे करो, ये फैंस की वजह से हम नंबर 1 पे हैं, हमने वी डिड इट। अच्छा किया होगा। सबसे बड़ा बॉम्ब ये गिरता था आपके आर्टिस्ट के ऊपर कि कोई एप्रिसिएशन नहीं थी उसके पास। मुझे तो इस बात पे यकीन ही नहीं आ रहा कि मतलब आपको कभी किसी कॉन्सर्ट के पैसे नहीं नेवर। और क्या लालच, और हम अपनी गाड़ी में अपने इंस्ट्रूमेंट्स लेके, अपना पेट्रोल डाल के उस वेन्यू पे पहुंचते थे, इंतजार भी करते थे, अपने इंस्ट्रूमेंट भी सेट करके लगाते थे, और अपना दिल और दिमाग से पसीना बहा के उस प्राइवेट फंक्शन में गाते भी थे, बजाते भी थे। यानी इस म्यूजिक ग्लैमर के पीछे बहुत सारी इस्तेसाल और डार्कनेस है जी। देखिए 91 से 93 तक का एक गोल्डन दौर था। ठीक, बच्चों के वीडियोस बन रहे थे, वो गा रहे थे, खवातीन भी एंटर हो रही थी। उसके बाद जब कुछ लोगों को ये फील हुआ कि यार ये तो एक बहुत अच्छी बूमिंग इंडस्ट्री बनती जा रही है, तो आओ अब इसको खराब करते हैं, इसको कैश करते हैं इसको।
अब उन्होंने बाइफरकेशन ये शुरू की कि स्टूडियोज एकदम से महंगे हो गए, ठीक, चैनल ने वीडियोस बनाने बंद कर दिए। बिल्कुल ठीक। अब चैनल्स ने दूसरा पैंतरा ये माना कि क्या अब वो ट्रेंड चल गया, अब जी मुझे वीडियो बनाना है, पैसे दिए, पैसे दीजिए, ठीक हैं। पहले तो आप लोग पैसे देते थे, अब आप कह रहे हैं कि पैसे, जैसे कि मुझे जागो के 1500 रुपए मिले थे, वाह क्या बात, पर्ची पे गजनवर साहब की तरफ से, वाह कॉपीराइट था उनके पास, सही, तो ही गेव मी 1500 रुपए। चलो बहुत- एटलीस्ट बहुत बड़ी बात है। कि ही गेव मी सम 1500 रुपए के यार, क्योंकि वो एक अमेरिकन यूरोपियन ट्रेंड लाना चाहते थे जी, कि भाई कॉपीराइट है, आर्टिस्ट को पैसा दो। पैसे उसके बाद मिलियन टाइम मेरा गाना रेडियो पे ऑन एयर हुआ, कभी एक किसी रुपया रेडियो वाले किसी ने पैसे नहीं दिया। स्कूल्स में बजा, लोगों ने उसकी पैरोडीज बनाई, उसको हर जगह पे परफॉर्म किया। स्कूल यानी कि यूट्यूब पे आप देखें तकरीबन मोर देन कुछ 30 इम्पर्सनेटर्स हैं, वो मेरे फैंस ही हैं, ठीक है, कि जिन्होंने वो गाने कंप्लीट जाके स्टूडियो में रिकॉर्ड करे हैं। यानी मेरा गाना रिकॉर्ड किया जागो और उन्होंने अपनी आवाज में गाया ट्रिब्यूट देने के लिए। सही, लेकिन वहां पर भी कॉपीराइट के हिसाब से एक कुछ अमाउंट कुछ मिलना चाहिए आर्टिस्ट को, उसकी मेहनताना मिलना चाहिए। सही बात, सही बात, और ये जायज है और हक था आपका। तो कुछ नहीं मिलता था। अब हमें नौकरियां करनी है अपना पेट पालने के लिए, और रात को हमें अपना शौक भी पालना है। शौक हमें पैसा नहीं दे रहा, शौक हमें पैसा नहीं दे रहा। वीडियोस महंगा हो गए, अब एक कबीले बनने शुरू हो गए। ठीक, एक वो जमाना जरूर मैं बताना चाहूंगा और रिकॉर्ड पे लाना चाहूंगा कि वो दौर था, ये सारे बच्चे सुन लें जो आज के म्यूजिशियंस हैं, कि अब तो आपके पास इस तरह के सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि यू जस्ट ऑपरेट इट और कोई भी म्यूजिक बना सकता है। दैट इज नॉट रियल म्यूजिक एंड दैट इज नॉट टैलेंट। आप सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद ले लें। हाँ बिल्कुल, हम जब म्यूजिक बजाया करते थे, तो हम जब काउंटर्स बजाते थे, तो हम जब बैंड साथ में बैठ के बातें करते थे, कोलाज, फ्रिंज बेनिफिट्स और जब दोस्त यार थे, तो हम एक दूसरे पे टॉन्ट करते थे कि तुम्हारे फलाने गाने में बहुत तेज किस्म का एक काउंटर बजा हुआ है कीबोर्ड का, वो तुमने क्या मशीन से तो नहीं लिया। हाँ हम ये बेइज्जती समझते थे अपनी कि हम मशीन की मदद ले रहे हैं, अच्छा, तो हम एक दूसरे को टॉन्ट करते थे कि वो तुमने पीस कहां से तुम वो क्या स्टेज पे बजा लोगे। अच्छा, हम सिर्फ वो चीज बजाते थे जो आती थी, जो हम स्टेज पे ऑनलाइन डिलीवर कर सकते थे और लाइव। बिल्कुल ठीक। अब एक इतने से लैपटॉप के ऊपर, इतने से मोबाइल पे बैठ के एक छोटा सा बच्चा एक इस तरह का म्यूजिक बना रहा है जिसके अंदर कोई 40 इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं जी 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 जी, और हर जगह पे वो सही बज रहे हैं, क्योंकि वो कंप्यूटर बना के जोड़ तोड़ का गेम है सारा। कंप्यूटर बना के दे रहा है उसको गेम। उसका अपना उसमें कुछ भी लूप्स उसने जोड़े, ऊपर उसने कोई भी एक रैप डाल दी उल्टी सीधी, जो ट्रेंड पड़ोसी मुल्क से चला है। जी उनके जो रैप्स हैं, उनके जो रैप आर्टिस्ट हैं, आपको पता है वो किस किस्म की रैप करते हैं। वो एक बहुत ही आउट देयर वाली रैप है, वेरी फ्री ऑफ एवरीथिंग, इस तरह की रैप्स हैं उनकी। वही वाली रैप्स अब हमारे यंगस्टर्स कॉपी कर रहे हैं, ठीक, कॉलेज स्कूल के बच्चे। बिल्कुल ठीक। तो अब तो म्यूजिक का हो गया बेड़ा गर्क। मैं दो बातें यहाँ कहना चाहता हूँ। एक बात, गुफ्तगू अभी हम और करेंगे, ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन दो बातें। पहली बात, 90 की दिहाई के जो लोग थे और जो आपके मद्दा थे या जो जिनको कभी मौका नहीं मिला बात करने का, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं आज आपसे इस बात पर माजरत करता हूँ कि हमें जिस तरह आपकी कदर अमली तौर पे करनी चाहिए थी, या उस समाज को जिसमें हम छोटे थे, शायद उस समाज के जो बड़े लोग थे उन्हें करनी चाहिए थी, वो हुई नहीं। मैं उस समाज की तरफ से आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि आप जैसे बहुत सारे म्यूजिशियंस का दिल दुखा होगा, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, तारीख़ आपको सुनहरे हरूफ में लिखेगी और आपकी कंट्रीब्यूशन ज़ाया नहीं हो सकती। उसकी आज अमली मिसाल ये है कि आप सामने बैठे हैं और हम बात करें। दूसरी बात ये कि इसी खुशी में आज हम आपको चाय पिला रहे हैं, बेहतरीन किस्म की, असली वाली साकिब बना रहे हैं, और आपको एक अच्छी सी लजीज चाय पिलाते हैं इस ब्रेक के बाद। और बातें बहुत सारी हैं और आज पटारी खुल गई है गुफ्तगू की। तो नाजरीन अभी हाजिर होते हैं। जी नाजरीन, बात हो रही है नदीम भाई से, और जो गुफ्तगू हो रही है, सच बात यह है कि आज मेरा चाय पीने को दिल नहीं कर रहा, क्योंकि खून के आंसू पी रहा हूँ मैं, और बात बहुत हो सकती है। मुझे तो नदीम भाई की गुफ्तगू सुन के और जो इस्तेहसाली रवैये
उस ज़माने में रहे, आज भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद हैं, लेकिन वही बात है कि उस पर बात कौन करेगा। तो आज जो बात हुई है उससे मुझे लगता है कि काफ़ी रिकॉर्ड ठीक हो गया है, और तारीख़ जब भी लिखी जाएगी इस दौर की, इस काम की, तो उसमें ये सारी बातें बहुत अहम होंगी। तो बात मज़ीद करनी है, लेकिन जो सबसे मेन सवाल नदीम भाई आपसे पूछना है, अब चूँकि प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है और हम आपसे पार्ट 2 करेंगे, उसमें आपकी पर्सनल स्ट्रगल और आपके बैंड की बातें भी हमने करनी है, लेकिन ये इश्यूज़ भी ज़रूरी थे तो इसलिए आपसे बात की। एक तरफ आप ये बता रहे हैं भूख, फाका, तंगी, इस्तेसाल, मुआशी बदहाली, डिप्रेशन, और ये सारा कुछ इस कदर खौफनाक तारीक मंजरनामा आपने बयान किया जी। आपके थोड़े को हमने ज़्यादा समझा, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं, मैं नाम इसलिए लूँगा ताकि मेरे देखने वाले समझ लें, सजाद अली हैं, हदीका कियानी हैं, सलीम जावेद आपके ज़माने के उस वक्त से लेके आज तक एक्टिव हैं। मैं इस दूसरे जो मंजरनामा आपने बयान किया, मैं तो वाकिफ़ हूँ बींगा जर्नलिस्ट, लेकिन आम आदमी नहीं है। लेकिन ये जो लोग हैं, ये आज तक गा रहे हैं, आज तक सीन में हैं, ये भी तो उसी दौर के हैं ना, तो तारीकियाँ और रुकावटें तो इनके सामने भी आई होंगी। तो ये क्यों बरकरार हैं आज तक, और बाकी लोग क्यों सीन से आउट हो गए? मसला कहाँ है? देखिए, बहुत आपने अच्छा सवाल किया है, दैट इज़ वंडरफुल, मगर ये इसका सवाल जवाब बहुत आसान है। आपने सज्जाद अली साहब का नाम लिया जी। अब सज्जाद अली साहब जो हैं उनकी तो कैटेगरी ही अलग है। सही। सज्जाद अली साहब जो हैं वो लोकल सीन वाले आदमी नहीं है, ही इज़ इंटरनेशनल स्टार। बिल्कुल, बेशक, नो डाउट। और सज्जाद भाई जो है देखिए, उनका पूरी फैमिली का बैकअप है उनके साथ। ठीक। वो 4 साल की उम्र से हारमोनियम पे बैठे हुए हैं। ठीक। हमने तो इंस्ट्रूमेंट अपनी जिंदगी में पहली दफा देखे उस वक्त जब हम 18-19 साल के हुए, और हमारे घर में इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते थे। ठीक। तो यही 90% लोगों का किस्सा है जिनकी फैमिली स्ट्रॉन्ग, देखिए साफ बता रहा हूँ आपको, जिनकी फैमिली स्ट्रॉन्ग थी, जिनकी फैमिली थोड़ी सी उस वक्त के हिसाब से ब्रॉड माइंडेड थी, और उनके लिंक्स थे मीडिया में या पॉलिटिकल उनके लिंक्स, ठीक है, उन्होंने अपने आर्टिस्ट, अपने बच्चे को सपोर्ट किया। ओके। और उस वक्त जाहिर बात है एक अच्छा उस्ताद भी उनको मिला। ठीक। उनको टीच भी, देखिए सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में आज भी ये कि कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है आपको। अगर मेरे पास, मैं एक जगह पे काम कर रहा हूँ, मुझे बहुत सारे लड़के कैसेट्स ला के दे रहे हैं। मैं म्यूजिक चैनल चांट्स के बाद उसका एक पैरेलल प्रोग्राम आया था, वीडियो जंक्शन। जी, वीडियो जंक्शन याद है मुझे, लाहौर से ऑन एयर हुआ करता था। अदीका की एल्बम उसी में लॉन्च हुई थी। अदीका उनकी होस्ट राज। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। वो जीवन की राह में उनका गाना वगैरह जो आया था, अदीका उसकी होस्ट थी जी। और वो लाहौर से ऑन एयर करती थी। उसकी स्क्रिप्टिंग मैं करता था कराची से, और मैं टैलेंट कराची से भेजा करता था। और ये डॉक्टर बिल्ला और ये फैसल कुरैशी वगैरह उसी वक्त के दोस्त हैं सब। सही है। तो मेरे पास बहुत सारी तादाद में कैसेट्स आते थे, बहुत बड़े बड़े यंग आर्टिस्ट थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम थी, उनको ट्रेनिंग की जरूरत थी। इंडिया ने क्या किया कि अपने रॉ टैलेंट को साफ करके मांच के उसको सुपरस्टार बनाया। जी। हमने पाकिस्तान के अंदर अपने रॉ टैलेंट को सिर्फ लूटा और उसको डुबा दिया। तो ये जो कंपनियां थी, सोनिक थी और साउंड मास्टर थी, ये लिप्स जिसमें आप भी थे, फिर EMI थी, इन्होंने क्या किया? देखिए, इन्होंने ये बिजनेस वेन्यूज हैं, ये इन लोगों ने चैरिटी नहीं की, इन्होंने मदद भी नहीं की। इन्होंने देखा कि कोई चीज, कोई आदमी है, उसके 2-1 गाने मशहूर हो गए, तो उन्होंने उसको एक पीनट्स दिए उसको। उसका हाँ रिकॉर्ड कर दिया, जैसे मेरा एल्बम रिकॉर्ड किया गया जी। मैं बड़ा मेहरबानी उनकी कि उन्होंने मेरा एल्बम रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन एल्बम मेरा रिकॉर्ड होने से पहले एक और दफा पूरा रिकॉर्ड करवाया था पेप्सी ने। अच्छा। आई डोंट नो इफ आई कैन से दैट और नॉट, लेकिन आपने कहा सच बताओ तो बताओ। हाँ, नहीं बताएं बिल्कुल। तो निज़ार ललानी हमारे दौर के बहुत उम्दा म्यूजिशियन भी, बिल्कुल, यानी कि वो हमारे AR रहमान कह लें, ऐसा ही है। उनकी कोई कदर नहीं है। वेयर इज ही? मैं भी उनको भी ढूंढ रहा हूँ आजकल, आपकी मदद से। आई नो हिज नंबर। बिल्कुल ठीक। और वो इतने मायूस हैं कि उन्होंने, वो दुबई चले गए थे अपना सारे इंस्ट्रूमेंट्स बेच के और सब कुछ करके। वो इतने बड़े रॉक, ही वाज अ लेजेंड, उनकी कोई कदर नहीं हुई। उन्होंने मेरा एल्बम रिकॉर्ड किया था पहले। वाह। और जिन्होंने मेरा एल्बम मुझे स्पॉन्सर, मुझे मिला हुआ था मेरे बैंड को, मुझे शहजाद रॉय को, नजम शिराज को, बनी को, हमको स्पॉन्सर एक दिया गया था एक जमाने में। दैट वाज ऑल फेक। अच्छा, इट वाज फेक। हमारे सारे फेक कॉन्ट्रैक्ट्स थे हमारे साथ। हमको थोड़े थोड़े पैसे दे दिए, 10, 15, 20 हजार रुपए दे के, पब्लिक में दिखा रहे हैं कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, और उन्होंने कुछ फ्रॉड किया। हमारा एल्बम रिकॉर्ड करवाया निज़ार ललानी साहब ने, खूबसूरत रिकॉर्डिंग की, और उसके बाद उन्होंने वो हमारा जो DAT था वो छुड़वाया नहीं, यानी कि वो हमारा एल्बम वहाँ फंस गया।
ओहो। उसके बाद वी वेंट टू सोनिक। सोनिक एंटरप्राइज ने हमको रिकॉर्ड किया। इट टुक 3 months अगेन। हम स्टूडियो में सोए और 3 महीने के बाद सोनिक ने उसको बगैर किसी पोस्टर के, बगैर किसी टिकर के, बगैर किसी मार्केटिंग के, उसने मुझे तो दुकान से फोन आया कि नदीम तुम्हारा एल्बम आया हुआ है। अल्लाह। तो मैं दुकान में भागा। मैंने कहा मेरा एल्बम कब आया? उसने बोला ये आ गया। तो ये यहाँ पड़ा हुआ है, लोग ले भी रहे हैं। तो मैंने मार्कर से लिखा पेपर पे, जज्बा का एल्बम तारीखी वाकया यहाँ दस्तयाब है। अल्लाह। मैंने लिखा। क्लिफ्टन की आपकी जो दुकान है बोर्ड बेसिन, जी, बोर्ड बेसिन, जो कॉर्नर पे कैसेट की दुकान आज भी है, जी। वो इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। आई नो हिम फॉर 30 years नाउ। मैंने इतना बड़ा पोस्टर बना के हाथ से मार्कर लिखे गए जज्बा का एल्बम यहाँ पे दस्तयाब है, आप खरीदो। कंपनी को जहमत नहीं हुई कि कोई प्लान बनाती? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम आपकी गुफ्तगू से जो हम समझे हैं कि शुरू का इब्तदाई दौर छोड़ दें जब नया नया शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद यानी 4, 6, 8, 10 साल बाद Oh, yes. जब चीज़ें सही तरह से मेन स्ट्रीम में आई तो सारे अपने अपने हिस्से का माल लूटने आ गए। चाहे वो रिकॉर्डिंग कंपनी थी, चाहे वो चैनल था, चाहे वो इन्वेस्टर था, या इवेंट प्लानर था, कॉन्सर्ट कराने वाला था। सब ने म्यूजिशियंस को, मौसीकारों को, गुलकारों के जज्बात को खूब अच्छी तरह से कुचला और अपने अपने हिस्से का, हाँ। अपने अपने हिस्से का माल लूटा और निकल लिया। अब जिन लोगों के आपने नाम लिए खुर्रम भाई, 2 मिनट बताना ये भी चाहूंगा, ये जरूरी रिकॉर्ड में मिलाना चाहूंगा। लोगों ने क्या किया, जो हमारी पीढ़ी के जो म्यूजिशियंस थे, जब उनको अल्लाह ताला ने थोड़ा सा फेम दिया, हम तो स्ट्रगल में ही रहे ना। हम तो यूं गए, फिर यूं आ गए, यूं गए, यूं आ गए, क्योंकि हम तो प्रॉपर वे में झटके खा रहे थे। ठीक। जो नेपोटिज्म हो रहा जी, ठीक। उन लोगों ने, जो म्यूजिशियंस थोड़े से पीछे से बैक जिनकी स्ट्रांग थी, उन्होंने भी एकदम से या तो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली, अच्छा, या उन्होंने एनजीओस खोल ली। वाह। ना ही हमें ना हम, यानी म्यूजिशियन ने भी म्यूजिशियन के लिए कुछ नहीं किया। उनसे भी मुझे बहुत शिकवा है। उन्होंने एनजीओस खोल के एकदम से अपने बड़ी बड़ी तस्वीरें लगा के और उन्होंने वो देगे मेगे बांटी शुरू कर दिया। दे शुड हैव डन समथिंग फॉर म्यूजिशियंस। कोई एकेडमी नहीं खोली, कोई कुछ भी नहीं उन्होंने, गवर्नमेंट ने भी कुछ नहीं किया। नथिंग सर। नदीम भाई, गुफ्तगू बहुत सारी बाकी है। पार्ट 2 में हम करते हैं इसको। इस पार्ट से हमें इजाज़त लेनी है। आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस कदर खूबसूरत अंदाज में अच्छे तल्ख चीज़ों को आपने लेकिन बहुत तरीके से बयान कर दिया। आपके दिल की आवाज़ है और हमें समझ भी आ रहा है और बहुत सारी कन्फ्यूजन आज दूर हुई है आपसे बात करके। और अगले पार्ट में जो गुफ्तगू होगी उससे भी होगी। अपने देखने वालों को कहूँगा कि अगर आपकी बचपन की जो यादें हैं, जो खूबसूरत यादें, जिन दोस्तों ने, जिन म्यूजिशियंस ने, जिन ड्रामा राइटरों ने, ड्रामा साज़ों ने, फ़िल्म साज़ों ने, फ़नकारों ने, फ़नून लतीफ़ा के लोगों ने आपकी बचपन की यादों में हिस्सा डाला है, अगर आपको उनसे प्यार है, आइए। अगर उनमें से कुछ लोग आज हमारे साथ बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनकी चीज़ों को सपोर्ट कीजिए, अपनी मोहब्बत से मोहब्बत का जवाब दीजिए ताकि इन्हें यकीन आए कि इनकी चीज़ें ज़ाया नहीं गई। पार्ट 2 में नदीम नासिर भाई से बात होगी। जज्बा बैंड, उसकी काविशें, कोशिशें, इनकी बीइंग अ गुलकार, इनकी कोशिशें, इन सब पहलुओं से अभी मुझे आपसे चाहिए इजाज़त। उम्मीद करता हूँ कि आज की गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।